जोहार। हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बतलाया था कि बंगाल विभाजन के पीछे की मानसिकता क्या है, कारण क्या है। आज उसी बंगाल विभाजन को हम देखेंगे और एक एक सब पूरा PDF लगा हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विषय वस्तु और स्थिति को आप समझें, उसके बाद मूल टॉपिक पर आए। हमने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत की तमन्ना ये थी कि बंगाल में एक ऐसे वायसराय को लाया जाए जो वायसराय बंगाल में पनपती राष्ट्रीयता की धार को कमज़ोर करे। और बंगाल में पनपती राष्ट्रीयता की इस धार को कमज़ोर करने के लिए, कुंद करने के लिए लॉर्ड कर्जन को बंगाल का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में पनप रही राष्ट्रीयता को देखा, फिर वहाँ के डेमोग्राफी का मूल्यांकन किया, पाया कि बंगाल की पूरी आबादी है 7 करोड़ 85 लाख। 7 करोड़ 85 लाख में उसने एक विश्लेषण किया तो पाया कि पूर्वी बंगाल जो है, वो पूर्वी बंगाल मुसलमानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये जो पश्चिम बंगाल पाया वहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब है कि इसकी मानसिकता यही थी कि कैसे फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया जाए, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो कह के तो ऐसा कर नहीं सकता था। अगर ऐसा करता और ऐसा कहता तो तय है कि लॉर्ड कर्जन का विरोध होता और पुरजोर होता। तो उसने जो पासा फेंका वो बड़ा सफाई के साथ फेंका। उसने कहा कि भारतीयों की मांग है कि बंगाल प्रशासन, चूंकि मांग किया जा रहा था बिहार और उड़ीसा के द्वारा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग हैं और प्रशासन में तकलीफ होती है, कठिनाइयां आती है, इसलिए बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन इसी को बहाना बनाते हुए एक कदम उठाता है। लॉर्ड कर्जन ने जब ये कहा कि प्रशासनिक कारणों के आधार पर, प्रशासनिक, समझिएगा बात को, प्रशासनिक कारणों के आधार पर बंगाल को मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं। एक टुकड़े का नाम रखा पूर्वी बंगाल और दूसरे टुकड़े का नाम रखा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल की राजधानी उसने ढाका को रखा और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता था वो कोलकाता को ही रखा। और लॉर्ड कर्जन कहना आरंभ किया कि प्रशासन में सुविधा के नजरिए से मैंने बंगाल को बांटा है। यारा सच्चाई तो यही थी कि बंगाल मतलब प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक सुविधा महज एक बहाना था। राष्ट्रवाद की धार को कंद करना ही लॉर्ड कर्जन की मानसिकता थी, और इसी मानसिकता से प्रेरित होकर के लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इस कदर 2 टुकड़ों में बांटा था। पूरे बिहार और उड़ीसा जिसकी मांग थी कि हमको अलग किया जाए क्योंकि हमारी राजधानी कोलकाता है, ये बिहार और उड़ीसा के वासियों को लगने लगा, उसको ये एहसास हुआ कि लॉर्ड कर्जन जो कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने बंगाल को बांटा, तो पूर्वी बंगाल के लोगों की तो मांग ही नहीं थी कि हमको अलग किया जाए। ये मांग बिहार और उड़ीसा की थी। हमारे लिए कल भी राजधानी कलकत्ता है, आज भी राजधानी कलकत्ता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटा तो बांटा किसके लिए? अगर बात मेरी समझ में आ रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, बंगाल, यहाँ पे बात यही आई कि बंगाल और बिहार के लोगों की मांग थी कि हमको अलग किया जाए, राजधानी कलकत्ता से हमको एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। तो प्रशासनिक इकाई का तो गठन होने की बात दूर रही, जो स्थिति कल की थी वही स्थिति विभाजन के बाद की है। तब लगा कि यार, पर्दे के पीछे का खेल क्या है। भारत तब तक जवानी की दहलीज की ओर कदम रख चुका था। अंग्रेजों की बात को आंख बंद करके जो कल तक भरोसा करने की नीति थी, वो नीति अब खत्म हो चुका है। अब इन लोगों को समझ में आ चुका है कि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र को बहुत हद तक भारतीयों ने समझा था। लगा कि एक आखिर पर्दे के पीछे का खेल क्या? पर्दे के पीछे का खेल ये आबादी थी 7 करोड़ 85 लाख का। पर्दे के पीछे का खेल था कि पूर्वी बंगाल का इलाका मुस्लिम बहुल होना और पश्चिम बंगाल का इलाका हिंदू बहुल होना। अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को जो बांटा, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, इसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा रखा। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अंग्रेजों ने समझाना आरंभ किया कि तुम संख्या में ज़्यादा हो, तुम्हारी हर मांग पूरी कर दी जाएगी, तुम्हारी हर आरजू, हर मांग पूरी कर दी जाएगी, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को समझाया कि यहां हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, यहां हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, तुम बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच हो और हिंदू और मुस्लिम का कल्चर अलग है।
एक पूरब पूजता है तो कोई पश्चिम पूजता है, एक गाय खाता है तो एक गाय को माता कहता है। तो विपरीत सांस्कृतिक मूल्य और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच तुम रहोगे कैसे? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं ना। मतलब जब तक भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता है तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थात पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिए जाने का प्रलोभन और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सांस्कृतिक मूल्य का भय दे करके उसको अपने पक्ष में करने की नीति थी। ये बातें लॉर्ड कर्जन के अंतःकरण की छिपी हुई वो बात थी जिन बातों को राष्ट्रवादी तबका ने आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही राष्ट्रवादी तबकों ने इसका मूल्यांकन करना आरंभ किया कि बंगाल विभाजन के पीछे की मानसिकता लॉर्ड कर्जन की यह है, हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरोध खड़ा करना। यारा सच्चाई है ये कि भारत की दो खूबसूरत आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। आज भी ग्रामीण भारत में तुम चले जाओ, तजिया ढोते हिंदुओं को पाओगे। और मैंने देखा है अपने ही गांव में भी मुस्लिम महिलाएं भी छठ करती है। भारत की ये खूबसूरती है। लेकिन एक हिंदू है, एक मुसलमान है, लड़ाने वाला ईसाई है और लड़ते हैं हम सब। उसका बीज लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल में रोप के गया था, जिसका फल और फसल आज भी कभी कभी खाने को मिलता है, जो वाकई दर्द भरा और जहरीला होता है। लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों के मन में भय पैदा किया। आज जो आप देखते हो ना कि मुस्लिम बस्तियां जो डेंस बस्ती है, सघन बस्ती है, एक जगह बसता है, उसके पीछे का साइकोलॉजी यही होता है कि छितरा के बसोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। असुरक्षा का भाव उसने ही पैदा किया था। यारा जैसे राष्ट्रवादी तबका ने पकड़ा, बंगाल विभाजन का विरोध चरम रूप को छू गया, राष्ट्रीयता चरम रूप को छू गया। पहली बार स्वदेशियत की बात आई। बहुतों ने गंगा में डुबकी लगा करके बंगाल विभाजन रद्द करने की कस्में खाई। कमाल का राष्ट्रीयता का भाव था यारा। हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथों में और मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथों में राखी बांध करके अपनी एकता का परिचय दिया। कलकत्ता के टाउन हॉल में जब इसके विरोध में सभा का आयोजन किया गया था तो पांव रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी जबरदस्त राष्ट्रीयता का भाव पनपा था। यहीं पर पहली बार स्वदेशियत की बात आई थी। जान के आश्चर्य लगेगा कि स्वदेशियत का भाव इतना चरम रूप को और इतनी गहराई तक पहुंचा था कि यहाँ के हलवाइयों ने विदेशों से मंगाए चीनी से मिठाई बनाने से इनकार कर दिया था। यहाँ के धोबियों ने विदेशों से आयातित कपड़े को धोने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीयता का ये चरम रूप बहुत कम देखने को मिलता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला वो जानदार पड़ाव था जहां पर लोगों को एहसास हुआ कि हम एक हैं और अंग्रेज अलग है, हम शासित हैं और वो शासक है। राष्ट्रीयता चरम रूप को छुए। लेकिन ये है क्या कि इसका विरोध कैसे किया जाए? तो जिस प्रकार राम के बगैर रामायण अधूरा है, वैसे ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के बिना अधूरा है। उन दिनों कांग्रेस में दो विचारधारा वाले लोग हुआ करते थे, एक का नाम है नरम पंथ और एक का नाम है गरम पंथ। नरम पंथ का कहना था कि विभाजन बंगाल का हुआ है तो विरोध बंगाल तक करो, और गरम पंथ का कहना था कि अब की बारी अटल बिहारी, आज विभाजन बंगाल का किया है, कल किसी और प्रांत का करेगा, इसलिए इसका विरोध चरम रूप तक चारों ओर फैलाओ। यहीं पर नरम पंथ और गरम पंथ आपस में तुतु में करना आरंभ करता है। यहां पर लगने लगा कि बंगाल विभाजन की कड़ियों को लेकर के कहीं कांग्रेस रूपी संगठन ही दो फाड़े में ना बट जाए। यही कारण था कि इन लोगों को जरूरत महसूस हुई एक ऐसे नेतृत्व की जिसके ऊपर नरमपंथी भी खूब भरोसा करे और गरमपंथी भी खूब भरोसा करे। नरमपंथी भी खूब भरोसा करे और गरमपंथी भी खूब भरोसा करे, ऐसा एक ही कैरेक्टर थे और वो कैरेक्टर थे दादा भाई नौरोजी। यारा ये वो दादा भाई नौरोजी थे, जिस दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी तबकों ने बंगाल विभाजन के विरोध में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी।
और अब हम लोग आते हैं इस प्रपंच की ओर जो मैंने अभी पढ़ाया। बतलाइए, ये दिमाग में क्लियर है कि बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, ये भी पूछता है। ये स्पष्ट हो गया होगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। यार एक बात मैं बतला रहा हूँ दिल से, हमको ऐसे करके पोतने में बड़ी खराब लगता है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं यार। बोर्ड में लिखा हुआ किताब की लिखी बातों को हम PDF बना के यहाँ लाए और पढ़ के हम सुना दे रहे हैं, उससे तुम पढ़ जाओगे? नहीं पढ़ोगे। पहले लेक्चर सुनो, क्योंकि उम्र नहीं रहा है वो, लेक्चर सुनने का उम्र है, कॉलेज का उम्र है। उसके बाद समझो, फिर फैक्चुअल देख लो। यही देख लो ना, जनसंख्या 7,85,00,000 दिमाग में आ गया होगा। बंगाल का बाउंड्री समझ में आ गया होगा। बता चुके हैं कि 1874 में आसाम जो है बंगाल से अलग हुआ। कल तक आसाम भी बंगाल का हिस्सा था। वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं था। हमने कहा ना कि प्रशासनिक सुविधा महज एक बहाना था। राष्ट्रवाद की धार को कुंद करना ही लॉर्ड कर्जन की मानसिकता थी। ये लाइन स्पष्ट है। बतलाओ, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है या नहीं? यहीं पर स्वदेशी और बहिष्कार की बात आई या नहीं, जिसमें हम बतलाए कि धोबियों ने विदेशों से आयातित कपड़े को धोने से इनकार कर दिया। तो स्वदेशी और बहिष्कार का जन्म यहीं पर होता है। कृष्ण कुमार मित्र, इनाम दिमाग में रखना बड़े एग्जाम के लिए, इसने ही बहिष्कार का सुझाव दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ये वो कैरेक्टर है जिसने यह सुझाव दिया कि ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को आया था। मतलब विभाजन 5 में हुआ है, लेकिन उसकी रूपरेखा बहुत पहले से बनना आरंभ हो चुका है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई कि बंगाल बट चुका है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कि स्वदेशी आंदोलन होगा, अपने देश में निर्मित वस्तुओं को ही उपयोग में लाया जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, बंगाल विभाजन किसके समय में है? लॉर्ड कर्जन के समय में है। कब हुआ है? 1905 में हुआ है। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। ठीक है। स्वदेशियत की बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। स्वदेशियत और बहिष्कार का विचारधारा कब आया? बंगाल विभाजन के कारण आया। ठीक है। निर्णय की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई को। टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन कब लाया गया? 7 अगस्त 1905 को। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया। अब सवाल है कि पूर्वी बंगाल जो अंग्रेजों ने बांटा था, पूर्वी बंगाल जो अंग्रेजों ने बांटा था, वो पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? तो पूर्वी बंगाल का ब्रूमफील्ड। देख, ब्रूमफील्ड फुलर दिमाग में रखना। फुलर को पूर्वी बंगाल ढाका इसका गवर्नर बनाया गया। पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर क्या नाम है? फ्रेजर। दिमाग में रखना, पूर्वी बंगाल का फुलर और पश्चिम बंगाल का फ्रेजर। फुलर और फ्रेजर। जब बंगाल विभाजन हुआ था यारा, तो इसी बंगाल विभाजन को लेकर के बड़ी जोर हाहाकार मचा था, हल्का हाहाकार नहीं था। इसी में हमारे ये जो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन वज्र की तरह गिरा है। जैसे बिजली किसी पर गिरती है ना, वही वज्र की तरह गिरा है। मतलब भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर अंग्रेजों का करारा प्रहार है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूल है, निर्मम भूल है। और यहीं पर कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, ध्यान रखना, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन कहाँ हुआ है? तो बनारस अधिवेशन में हुआ है। यहीं पर स्वदेशी बांधव समिति और स्वदेशियत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही इसी एक कमिटी है जिन लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि अपने देश की निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया कि एजुकेशन की जो पद्धति हो वो मेरी हो और वो अपनी हो। तो इस प्रकार हम टोटल बातों को जो पाते हैं बंगाल विभाजन के संदर्भ में, ध्यान रखना यारा, फिर हम तुम लोगों को दोहरा रहे हैं। इस सब पॉइंट जो पढ़ रहे हो ना बड़े एग्जाम के लिए, ये सारे एग्जाम के लिए। कभी भी अनावश्यक रूप से टेम्पू में ट्रक का माल लोड नहीं करना चाहिए।
चूंकि लगा हुआ है इसलिए हम बोल दे रहे हैं, अन्यथा अगर कहोगे बैलेंस जीएस पढ़ाने के लिए तो जो पढ़ाएं उतना काफ़ी है, और यहाँ वाला काफ़ी है ये डाटा। बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल की स्थापना, क्योंकि स्वदेशियत की बात थी, उसी का प्रभाव था ना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैसी कंपनी की स्थापना हुई। बंगाल केमिकल की स्थापना उसी का परिणाम था कि हर प्रोडक्ट स्वदेशियत हो। एजुकेशन के प्रति लोगों का नज़रिया बदला कि एजुकेशन की प्रणाली भी हमारी अपनी हो। स्वदेशी आंदोलन, हाँ अब बारी आ गई कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसके आलोचक कौन थे। सपना भी कोई नहीं सोचेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ही स्वदेशी आंदोलन के आलोचक हैं। उन्होंने विरोध किया कि यार ये स्वदेशियत की बात छोड़ो, उनका नजरिया विश्वव्यापी था, उतने महान हर कोई नहीं होता है। दूसरी चीज आ जाता है कि ये जो स्वराज का स्वराज की सर्वप्रथम मांग करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। ध्यान रखना, स्वराज की मांग करने का श्रेय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को जाता है। अब जो ये डाटा है, ये डाटा बेशुमार इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछता है। वो डाटा क्या कहता है? तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में जान लो, हमने अभी तुम लोगों को बतलाया कि नरम पंथ और गरम पंथ, नरम पंथ और गरम पंथ, ये वो धड़ा है जो धड़ा इस बात को लेकर के लड़ रहा है कि विभाजन बंगाल का तो विरोध बंगाल तक होना चाहिए। ये कहना है किसका? कि ये कहना है किसका? तो ये कहना है नरम पंथ का। ये कहना है किसका? नरम पंथ का, कि विभाजन बंगाल का हुआ है तो विरोध बंगाल तक ही होना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि बंगाल विभाजन को लेकर के नरम पंथ और गरम पंथ आपस में टकराने लगे थे। इसका प्रभाव अलग पड़ेगा, लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों में हुआ, जिसमें तिलक कहाँ क्या यार, ठेठ में दिमाग में रखना। एक कड़ी में क्लू तुमको हम दे रहे हैं जिसके आधार पर हटा जाएगा। जो महापुरुष जिस राज्य का है, जो महापुरुष जिस राज्य का है, बंगाल विभाजन, जो महापुरुष जिस राज्य का है उसने बंगाल विभाजन का विरोध उस राज्य में किया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लो। तिलक कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं, तो बंबई और पूना। बंबई और पूना। पंजाब केसरी किनको कहा गया? लाला लाजपत राय, पंजाब में लाला लाजपत राय। अजीत सिंह उत्तर प्रदेश। हाँ ये इंपॉर्टेंट खूब है। सैयद हैदर राजा दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में हो गए। सैयद हैदर राजा कहाँ के हो गए? सैयद हैदर राजा ये कहाँ के हो गए? तो दिल्ली के। और तुम्हारा सैयद हैदर राजा आ गए दिल्ली के। चिदम्बरम पिल्लई नाम से ही स्पष्ट है मद्रास का है, तो रटने में हमको लगता है कि अमूमन बहुत सुविधा हो जाएगा कि चिदम्बरम पिल्लई है, नाम से ही स्पष्ट है मद्रासी है। सैयद हैदर राजा कहाँ के हो गए? दिल्ली के। सैयद हैदर राजा कहाँ के हो गए? दिल्ली के। लाला लाजपत राय पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, तिलक मुंबई। ये वो कैरेक्टर है जिन लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध अपने अपने प्रांतों में किया। बंगाल विभाजन का असम के कमिश्नर हेनरी कॉटन, इस एकदम अपर एग्जाम के लिए कि बंगाल विभाजन का विरोध किस अंग्रेज ने किया, तो बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले कैरेक्टर में आता है हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन वो कैरेक्टर है जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर जो बनाया गया था, फुलर, उसी के विरुद्ध मोर्चा निकाला था। ये पूरी बात आ गई बंगाल विभाजन के संदर्भ में। अब तुम लोगों को हम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बतला रहे हैं, ये बहुत डेप्थ हो जाता है। पहला चीज, बंगाल विभाजन हुआ कब? बंगाल विभाजन में इतनी बातों को दिमाग में सहजतापूर्वक रखोगे, बहुत काम का है, जो उम्मीद करते हैं कि रटा गया होगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, 2 टुकड़ों में बांटा गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी हो गया ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गया कलकत्ता। मांग कौन कर रहा था? तो बिहार एंड उड़ीसा। डन है। अब है कि बंगाल विभाजन का विरोध किसने कहां पर किया? तो देखो, तिलक,
महाराष्ट्र। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। उत्तर प्रदेश अजीत सिंह। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास। हैदर राजा दिल्ली। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछेगा। वैसे इतना कॉमन एग्जाम के लिए, खासकर लॉर्ड कर्जन 1905, पूर्वी बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी। अब कौन फुलर था और कौन क्या था, ये सारा अपनी जगह पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है अपर एग्जाम के लिए। लेकिन ये एकदम बैलेंस जीएस है यारा। तो ये बंगाल विभाजन को पूरी देखोगे। ये 2 गो डेट इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाना। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को प्रभावी भी किया गया था, लेकिन इतना डेट पीछे वाला रटोगे तो आगे भूलोगे, इसलिए 16 अक्टूबर को ही दिमाग में रखोगे, बहुत काम का है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात कृष्ण कुमार मित्र द्वारा बहिष्कार का सुझाव दिया जाना। अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कहा जाना कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हमने बंगाल को बांटा है। तो ये टोटल कड़ियां आ गई बंगाल विभाजन के संदर्भ में। उम्मीद करेंगे कि पूरी बात आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और ध्यान ये रहे कि चैनल बिल्कुल नया है, अभी आप लोगों के अपेक्षित सहयोग की जरूरत है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।